नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज दो विषयों पर चर्चा होगी। पहली, हेमंता बिश्वा शर्मा ने ऐसा लग रहा है अपने जीवन में एक मिशन बना लिया है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बनाना है, बकौल उनके शब्दों में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हेमंता बिश्वा शर्मा से पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ही ये सुनिश्चित कर दिया है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बने। क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, और जो मैंने कहा इतने दिनों से, आप है ना, क्रोनोलॉजी समझिए, तो उसी क्रोनोलॉजी में जो बताया ठीक वही हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो असल में होना चाहिए था। और जो दूसरी खबर है जिसके ऊपर चर्चा होगी वो है वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के ऊपर जिस तरीके से उनके दफ्तर में जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए कुछ शब्द क्या कह दिए और क्लिप कटुओं की जो गैंग है वो एक्टिव हो गई और एक क्लिप काटकर पुरानी और उसे जिस तरीके से वायरल किया गया और उसके बाद उनके दफ्तर में हमला किया गया, आज उस विषय पर चर्चा होगी। राहुल गांधी कहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत बांटता हूं, तो उनके कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जो किया उस पर चर्चा होगी। पहले बात पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब तो राज्यसभा का टिकट पक्का हो गया है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट झूठ बोला कि हेमंता बिश्वा शर्मा की जो है उनके पास 3 फर्जी पासपोर्ट हैं, 2 पासपोर्ट, 1 गोल्डन वीजा है, 52,000 करोड़ की कंपनी है, और आरोप लगाने से ठीक 24 से 48 घंटे पहले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। और उसके बाद जब यह सुनिश्चित किया हेमंता बिश्वा शर्मा ने कि जो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक होता है राजनीतिक आरोप लगाना, एक है व्यक्तिगत निराधार झूठे आरोप लगाना, तो भैया अब इसका इलाज होना पड़ेगा। जो ये फाउल माउथ है ना कांग्रेस में और जितने भी, कि कुछ भी कह दिया और चल दिए, इस पे कहीं ना कहीं तो अंकुश लगना चाहिए था। अगर आपको कुछ बात है तथ्य पे रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। और जब पुलिस ढूंढने लगती है तो भाई साहब तेलंगाना पहुंचते हैं और वर्चस्व का इस्तेमाल कर कर, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कर और अभिषेक मनु का सिंघवी का इस्तेमाल कर कर उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल जाती है 1 हफ्ते की। जस्टिस सुजाना की जो कोर्ट है उन्हें एक दिन अपना फैसला सुरक्षित रख के अगले दिन अंतरिम जमानत 1 हफ्ते की दे देती है कि भैया ठीक है, आप चले जाइए आसाम, कोर्ट में वहां जाकर आप अपना केस लड़िए। लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा 7 दिन रुकने वाले नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए। और जो तर्क मैंने उस दिन रखे थे कि बिल्कुल निश्चित तौर पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने गलत किया है, वही तर्क उन्हीं चीजों को लेकर हेमंता बिश्वा शर्मा के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि भैया जो क्राइम हुआ है जिस राज्य में है, या तो अंतरिम जमानत वहां लगाई जा सकती है, या जिस राज्य में व्यक्ति रहने वाला है अंतरिम जमानत वहां लगाई जा सकती है। यानी या तो आसाम में लगेगी, आसाम की हाई कोर्ट में लगेगी, या फिर लगेगी जाके दिल्ली में। और यही तर्क लेकर, इन्हीं बातों को लेकर आसाम की सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस चंदूरकर की जो बेंच है इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को सही पाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया ऐसा है, तुम तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच कैसे गए, जाना क्यों है तुम्हें वहां, तुम रहने वाले दिल्ली के, तुम्हारे क्राइम किया आसाम के अंदर। तो उसमें जो वकील साहब हैं तुषार मेहता, वो बड़े सही तर्क रखते हैं कि भैया पहली बात तो इसमें एक सजा 10 साल से ऊपर की है। इतनी आसानी से तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमानत दे कैसे दी? 7 साल से ऊपर वालों में जमानत मिलना वैसे भी मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें मात्र सिर्फ क्रिमिनल डिफेमेशन या सिविल डिफेमेशन का नहीं है, फॉर्जरी का है, साइबर फ्रॉड का है, डॉक्यूमेंटेशन के मैनिपुलेशन का है, आपराधिक षड्यंत्र का है। तो इन सबको मिलाकर इसमें से बहुत सारे केसेस हैं, उनमें से मतलब बहुत सारी धाराएं हैं, उनमें से एक में 10 साल से ऊपर की सजा है। और दूसरी चीज, इनके वकील साहब ने यह कहा पवन खेड़ा के कि भैया उनकी बीवी का जो आधार कार्ड है वो तो हैदराबाद का है। और हुआ कैसे? वो आधार कार्ड दिल्ली का था। एक दिन का समय लिया गया कोर्ट से कि हमने गलत आधार लगा दिया है। जब दूसरा आधार लगाया गया तो बीवी का हैदराबाद का दिखाया गया, यानी आपने 24 घंटे में चेंज करने का प्रयास किया।
तो तुषार मेहता ने बहुत सही तरीके से दलील रखी कि भैया एक व्यक्ति है, बहुत अमीर है, साधन संपन्न है, 10 15 20 जगह उसके घर हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, आसाम में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो ऐसा तो नहीं होगा वो 10 जगह या 15 जगह का नागरिक हो जाएगा। माना तो वो एक ही जगह का उसका रेजिडेंस आएगा ना। मान लीजिए मैं हरियाणा में हूं, तो भैया, और मेरी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, तो क्या मैं चारों राज्य का नागरिक हूं? नहीं। मैं चारों राज्य में जब वोट नहीं डाल सकता, चारों राज्य में मैं नहीं रह सकता, तो माना तो वो जाएगा जहां का आधार है। और आधार कार्ड इन भाई साहब का है, आपका दिल्ली का, तो किस आधार पे आप तेलंगाना चले गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी वो कैंसिल कर दी, मिलनी ही नहीं थी वो ही कैंसिल कर दी। अब ये हेमंत बिश्व शर्मा सुनिश्चित करेंगे कि पवन खेड़ा जहां पर भी छुपा है, जहां पर भी, वहां से गिरफ्तार करके लाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज सुनिश्चित की कि भैया आसाम में आप सब काम करो, और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, ये वाला केस चल रहा है, इसमें कौन सा केस चल रहा है? जो आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया, पहले एक आधार कार्ड लगाया, फिर आपने कहा दूसरा लगाएंगे, वो सब इसके अंदर चल रहा है। 3 हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि अगर आसाम में आप जाते हैं, तो आसाम कोर्ट में जब ये केस चलेगा, तो आसाम कोर्ट ये बहाना नहीं बना सकती कि भैया ये केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अभी हम इसे टाल देते हैं। नहीं, ये अलग है, वो अलग है, इंडिपेंडेंटली चलेगा। जो वो कोर्ट फैसला करेगी वो फैसला है, उसके ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट में आना है तो आइए, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है तो हम नहीं इस पे फैसला दे सकते, और वो लटकाना, अटकाना और भटकाना नहीं चलेगा। इस तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट पर जस्टिस माहेश्वरी बाकायदा नाराज हुई कि कोर्ट निर्णय कैसे दे सकता है। साफ दिख रहा था कि निर्णय कम से कम मेरिट पे नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को भी कम से कम ये लगा। और उसके बाद अब असम हाई कोर्ट भी इसे चाहकर भी नहीं लटका सकती कि भैया इसे लटका देगी और ठीक है, तब की तारीख, उसकी तारीख, वो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बहाना नहीं चलेगा। और इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है, हेमंता बिश्व शर्मा ने एक और चीज स्पष्ट की है कि भैया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था इसलिए भाग गया। पहले भी कहा था उसने, हेमंता बिश्व शर्मा ने पहले भी कहा था कि भैया अगर मैं होता, पुलिस छोड़िए, सीआरपीएफ लगाता, मतलब कोई भी फोर्स लगाता, उड़ते हुए प्लेन में से उतार लेता, क्योंकि अब ये बात पर्सनल हो गई है। और हेमंता बिश्व शर्मा ने दोबारा से स्पष्ट किया है कि जिस दिन 4 तारीख को मैं चुनाव जीतूंगा, 5 तारीख को शपथ लूंगा, और बनते ही पहला निर्णय ये लिया जाएगा कि जो गुवाहाटी का कमिश्नर है उसको सस्पेंड किया जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो काम नहीं चलेगा, एक अपराधी है वो एब्सकॉन्ड हो रहा है, आपको पकड़ना चाहिए था। और कहा स्पष्ट, आते ही सस्पेंड करूंगा। हेमंता बिश्व सर वही कह रहा है कि पवन खेड़ा ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अगले दिन सुबह 6 बजे, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, अगले दिन सुबह 6 बजे वो व्यक्ति गुवाहाटी छोड़ के गया। तो वो इतने घंटे, 18 घंटे खुला घूम रहा था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। देखिए, आप ये कहे कि जो भी है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंता बिश्व शर्मा के पास वो पावर है। आप राजनीतिक आरोप लगाइए, निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनल आरोप लगाएंगे, बिना सही डॉक्यूमेंटेशन के आरोप लगाएंगे तो भैया दिक्कत होगी, और पवन खेड़ा को वो दिक्कत होनी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में कितने संगी साथी हैं जो जेल में मिलने जाते हैं, क्योंकि जेल तो जाना निश्चित है। भले ही महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन जितने के लिए भी जाए, लेकिन पवन खेड़ा जेल जाएंगे, क्योंकि 10 साल से ऊपर की सजा है, जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हेमंता बिश्व शर्मा मन बना के बैठे हैं कि भैया एक का एग्जाम्पल सेट कर दूंगा ना, ये जितने पीछे भाग रहे हैं सारे के सारे, ये कम से कम मेरे पीछे भागना छोड़ देंगे, मुझे छेड़ना बंद कर देंगे। और यही अप्रोच आज तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों को अपनानी थी कि किसी को कुछ भी कहकर चल दिए। प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले आजकल बहुत घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर से कभी बाकायदा इजरायली एम्बेसी वीजा अलॉट करती थी। ऐसे लोग कुछ भी कह रहे हैं। जो लॉन्ग रोप प्रधानमंत्री ने दी हुई थी वो हेमंता नहीं देगा। वो उस रस्सी का क्या करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो हेमंता विश्व शर्मा अब पवन खेड़ा के एग्जाम्पल सेट करके सबको सेट कर देगा। उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, ना बात करेगा। और दूसरी खबर है जिस पे बात करेंगे वो है वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। दूरदर्शन में 2 टूक करके कार्यक्रम आता है, अच्छी टीआरपी है क्योंकि दूरदर्शन गांव-गांव तक देखा जाता है। शाम का प्रोग्राम है और एक बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से जब चैनल बिल्कुल दूरदर्शन कोई देखता नहीं था तो 2 टूक के माध्यम से दूरदर्शन के ऊपर व्यूअरशिप लाने का काम किसी ने किया तो अशोक श्रीवास्तव ने किया। और अशोक श्रीवास्तव ऐसे ही एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। पहले का प्रोग्राम था, सावरकर प्रोग्राम हो रहा था। किस तरीके से कांग्रेस वाले वीर सावरकर के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कुछ भी, माफी वीर से लेकर हर कुछ। भाई साहब, पहली बात तो वीर सावरकर पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने माफीनामा लिखा था। माफीनामा लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे। पंजाब में जब जेल में चले गए थे नेहरू साहब, तो उनके पिताजी ने इस लिखित में दिया था कि भाई साहब कोई गलती नहीं करेंगे, तब जाकर बाहर निकले थे। और ये प्रावधान था उस समय, कानून था उस समय कि आप लिखिए और बाहर आइए। और बहुत सारे लोगों ने लिखा क्योंकि उस जेल में खप के मरने के बाद कोई आप कुछ कर नहीं सकते थे, और वो भी 2 आजीवन कारावास के। तो उसी में बहस चल रही थी। तो अशोक श्रीवास्तव जिस तरीके से कांग्रेसी सावरकर के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी राष्ट्रवादी होगा, आप ये छोड़ दीजिए कि वो किसी ऐसी जगह बैठ, आप ये छोड़ दीजिए कि भैया वो कहीं बैठा है, कोई पत्रकार है, कोई राष्ट्रवादी कहीं पर भी होगा, उसके मन में ये बात आएगी कि आपने उस व्यक्ति के लिए इस तरीके से शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया। तब अशोक श्रीवास्तव कहते हैं कि राहुल गांधी वीर सावरकर के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति इस देश में फिलहाल किसी भी उस क्रांतिकारी के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है जिसने अपने जान की, अपनी जवानी की, अपने संसाधनों की, अपने हर चीज की बलि दी हो इस देश को आजाद कराने के लिए। कुछ गलत नहीं था। आज कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके या उनके जूते की धूल के बराबर भी हो। तो इसमें क्या गलत था? लेकिन क्योंकि आपका ये प्रोपेगेंडा है, आपका ये एजेंडा है, आपको एक वर्ग को, एक डेमोग्राफी को खुश करना है, इसलिए आप सावरकर की बात करते हैं, सावरकर को पार्टीशन का जिम्मेदार बताते हैं, और हर कोई झूठ सावरकर के ऊपर आप चिपकाते हैं। और उसके बाद जब आपकी पोल खोलते हैं अशोक श्रीवास्तव और बात किस तरीके से आपके एजेंडा को बस्ट करते हैं, आपको अपनी औकात बताई जाती है, तो आपको दिक्कत होती है। और एनएसयूआई के कार्यकर्ता दूरदर्शन का जो मंडी हाउस का ऑफिस है उसके ऊपर जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन है। राहुल गांधी और उनकी टीम ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कुछ कहा है। देशद्रोही कहा, नीच तक कहा, चाय वाला कहा, मौत का सौदागर कहा, बहुत कुछ कहा गया। इससे कहीं कहीं बुरा कहा गया। अगर ऐसे ही एबीवीपी या कोई और छात्र संगठन या कोई भी संगठन 10 जनपद के बाहर इस तरीके से तोड़फोड़ करे
किसी की जान लेने पे आमादा हो जाए तो आप क्या उसे फिर आप उसका विरोध करेंगे? और दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि एक सरकारी संसाधनों पे चलने वाले चैनल पर इस तरीके से क्यों बोला गया? यही वो सरकारी संसाधनों पे चलने वाला पैसा है जहां इमरजेंसी में आकाशवाणी के ऊपर किशोर कुमार को बोलने से मना कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सरकार के हिसाब से गाने नहीं गाए थे। यही वो सरकारी चैनल है जहां मनमर्जी तरीके से यूपीए की सरकार में भर्तियां होती थी, एजेंडा चलाए जाते थे। आज कई सारे बड़े लेफ्टिस्ट घोर वामपंथी लोग जो बेरोजगार हैं वो इन्हीं चैनलों के पैसे पर पल रहे थे। आप भूल जाते हैं कि जब चाणक्य जैसा सीरियल इस दूरदर्शन के ऊपर चल रहा था और ये लगता था कि भैया कहीं देश के अंदर राष्ट्रवाद की जागृत ना हो जाए भावना, तो चलते कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। रामायण से आपको दिक्कत थी, महाभारत से आपको दिक्कत थी जब दूरदर्शन के ऊपर चलता था, तो सरकारी चैनल पर आप तो अपना एजेंडा चला रहे थे ना। और कई बार अशोक श्रीवास्तव इस बात को बता चुके हैं और अपने ही प्रोग्राम, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि किस तरीके से 2014 से पहले अगर आप कलावा बांध के ऑफिस में चले जाते थे तो दिक्कत थी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कवर करते थे तो दिक्कत थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉजिटिव खबर आपने दिखा दी तो भाई साहब आपसे बड़ा दुश्मन तो दूरदर्शन में कोई है ही नहीं, नौकरी गई ये समझकर चलिए। और जो उस समय भाई साहब दूरदर्शन चलाते थे, जो उसके डायरेक्टर थे, आज वो टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा है। तो कहां थी वो बायस्ड, अनबायस्ड, बैलेंस्ड अप्रोच? और ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो ये डर बैठाना, देखिए जितनी भी पुरानी मीडिया है, अब की भी मीडिया है, सोनिया गांधी पे बहुत खुलकर कोई नहीं बोलता, किसी में हिम्मत नहीं है। आज भी ज्यादातर, आप बाहर तो शायद लोग सोनिया गांधी नाम ले लेते हैं, अगर अंदर भी कोई बात करेगा, पत्रकार कोई भी हो, मैडम बोलते हैं ज्यादातर। सोनिया गांधी नाम लेना लेते नहीं है क्योंकि पब्लिक में नहीं कह सकते तो इसलिए बोल देते हैं। राहुल गांधी के लिए वैसा नहीं था, राहुल गांधी के लिए हर तरह का अप्रोच है। तो वो डर बैठाने के लिए मीडिया के अंदर कि राहुल गांधी को भी आपको वही सम्मान देना पड़ेगा, वही डर उनसे बैठाना पड़ेगा, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। पहले कांग्रेस आईटी सेल ने सारे के सारे अपने पुराने उल्टे सीधे ट्वीट डिलीट करवाए, वो सारे जो बयान अलग अलग जगह, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कुछ कहा हुआ है, जयराम रमेश ने कुछ कहा हुआ है, किसी सुप्रिया सिन्हा ने कुछ कहा हुआ है, वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल कर कर वो खबरें जिन न्यूज पोर्टल्स पे पड़ी हुई थी वहां से डिलीट करवाई गई। और उसके बाद जिन जिन लोगों को टारगेट करना है उनके वीडियो क्लिप्स काटे जा रहे हैं, उनके ट्वीट्स पुराने निकाले जा रहे हैं, उनको सामने रखकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। और उस कड़ी में इस बार अगर कोई फंसा है तो अशोक श्रीवास्तव। तो निश्चित तौर पर एक बैड टेस्ट में अशोक श्रीवास्तव ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। देखिए, अगर आप लगातार किसी एक राष्ट्रीय फिगर को अपमानित करेंगे, सब छोड़ दीजिए सावरकर ने क्या किया। भैया, आपकी जो दादी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो सावरकर को देशभक्त बताया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किए। इसका मतलब आप अपनी दादी के खिलाफ खड़े हैं क्या? और अगर आप कोई गलती करेंगे और कोई उसके ऊपर आपका ध्यान दिला रहा है और उसके बाद आप उसके दफ्तर में घुसने का प्रयास करेंगे, उसको मारने का प्रयास करेंगे, तो भैया ये मोहम्मद की जो दुकान है ना, तो किसी ने सही कहा है, जब मोहब्बत दुकानों पे बिकने लगे तो उसे क्या कहा जाता है बताने की जरूरत नहीं है। खैर, आपको वीडियो विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।